दोस्तों, एक शहर के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती है, ट्रेन के एक बोगी से, एक डिब्बे से एक 60-62 साल की महिला नीचे आती है। जब वो नीचे आती है तो कई लोगों से वो एक कागज ली थी हाथ में, और वो कागज कई लोगों को रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद कई टेम्पू वालों को, कई रिक्शे वालों को पेपर दिखाती है। और जब वो लोग उस पेपर को देखते हैं तो रिक्शे वाले जो कुछ पढ़े लिखे थे, कई तो ऐसे थे जो अनपढ़ थे, जिनको कुछ नहीं पता था, लेकिन कुछ रिक्शेवान ऐसे थे जो उस पेपर को, छोटे से पेपर को, उस कागज के टुकड़े को पढ़ ले रहे थे। और जब वो पढ़ ले रहे थे तो उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि माता जी, ये जो आप पता इस कागज पे लिखा हुआ है, यहीं से कुछ दूर पर ही है। और उसको फिर रिक्शे पर एक रिक्शेवान वाला जो सज्जन व्यक्ति था, उस बुजुर्ग महिला को अपने उस रिक्शे पर सवार करता है। और कुछ देर बाद ही ये रिक्शा जहां जाकर रुकता है तो सामने एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला बना होता है। और ये सरकारी बंगला किसी और का नहीं, बल्कि उसी जिले के जिले अधिकारी का सरकारी बंगला था। अब सरकारी बंगले पर जैसे ही महिला ये पहुंचती है, रिक्शे से उतरती है, तो इसने हाथ में कुछ कागज, कुछ कपड़े का गट्ठर ले रखा था। कागज में वही पूरा पता, जिसमें मोबाइल नंबर वगैरह लिखा था। महिला उतरने के बाद उस गेट पर जाती है जो सरकारी बंगले का गेट था, और गेट पर पहुंचने के बाद गार्ड को कहती है कि बेटा, जो इस घर के अंदर रहता है वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अब जब गार्ड सुनता है तो वो उस माँ को देखता है, बुजुर्ग महिला को बड़ा ही ध्यान से देखता है कि आखिर इस तरीके से एक जिलाधिकारी की माता हो सकती है क्या? अगर ये कह रही हैं कि मेरा बेटा ही इस जिले का जिलाधिकारी है, तो इतनी बुरी स्थिति आखिर इस माँ की कैसे बन चुकी है? खैर, कुछ देर बाद ही वो गार्ड अंदर जाके बताता है, और फिर अंदर से एक महिला आती है। एक सुंदर सी, देखने में जवान सी महिला आती है। और महिला आने के बाद उस बुजुर्ग महिला से पूछती है कि आप कौन हो? तो वो महिला कहती है कि बेटी, मैं दरअसल जो इस बंगले में रहते हैं, यानी कि जिलाधिकारी साहब, उन्हीं की माता हूँ। तो वो कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और वो मेरे हस्बैंड हैं, उनके तो कोई परिवार में ही नहीं है, तो आप ऐसा कैसे कह दे रही हैं कि मैं उनकी माता हूँ? तो ये बुजुर्ग महिला कहती है कि बेटी, अगर वो हैं, उपलब्ध हैं बंगले में, तो उनसे कहो कि तुम्हारी माता आई है। और कुछ देर बाद ही जिलाधिकारी साहब निकल कर आते हैं, और वो इस महिला को देखते ही कहते हैं कि आप कौन हो? महिला रोने लगती है, परेशान हो जाती है, और परेशान होने के बाद कहती है कि बेटा आकाश, तुम पहचान नहीं रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो कहता है कि मेरी माँ तो कब की स्वर्ग चली गई हैं, मेरी इस दुनिया में कोई माँ नहीं है, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। उसके बाद ऐसा कह के जिलाधिकारी अपने पत्नी के साथ फिर अपने बेडरूम में, यानी अपने बंगले के अंदर मेन गेट पर आए थे वो गार्ड के पास, और मेन गेट से वो अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद ये बुढ़िया, जो 62-63 साल की हो चुकी थी, बुजुर्ग, बिल्कुल एकदम चलने फिरने में असमर्थ, जिसे आंखों से सही से दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, ये महिला बुजुर्ग उस गार्ड से कहती है कि भैया, मेरे लिए एक पत्र लिखना है, क्या आप इस पत्र को लिख दोगे? तब वो गार्ड कहता है कि हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल लिख दूंगा। और वो गार्ड बंगले के अंदर जाता है, कापी पेन लाता है, सादे पन्ने पर वो बुढ़िया माँ कुछ बोलती हैं, और फिर उसे, वो जैसे ही बुढ़िया माँ जिस तरीके से बोल रही थी, वो उसी तरीके से उस कागज के पन्ने पर पूरी तरीके से लिख देता है। और बुढ़िया माँ जब उस गार्ड के पास से जाने लगती हैं तो कहती हैं कि बेटा, बस एक काम करना कि जब भी मेरा बेटा, जो यहाँ का जिलाधिकारी है, जब भी तुम्हें लगे वो फ्री है, अभी सही समय है, तो ये पत्र उसे पकड़ा देना। वो कहता है ठीक। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या था इस बुढ़िया ने, इस महिला ने, जो बुजुर्ग हो गई थी, जो कि अपने को जिलाधिकारी की मां कह रही थी, ऐसा क्या था उस पत्र में? ऐसा क्या लिख दिया था जो पढ़कर जिलाधिकारी का कलेजा पूरी तरीके से पिघल गया? और आखिर ऐसा पूरी कहानी में क्या था कि जब जिलाधिकारी ने अपने मां को ही पहचानने के लिए मना कर दिया था? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।
दोस्तों सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, उनका नाम है श्रवण कुमार जो कि हरदोई से हैं, विकास दास हैं, प्रदीप कुमार हैं हिमाचल प्रदेश से, गणेश लाल हैं, राम कुमार हैं। इन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी हमें जरूर बता दीजिएगा कि आपको पूरी कहानी कैसी लगी और आप पूरी कहानी किस जिले से, किस मोहल्ले से, किस प्रदेश से, कहां से सुन रहे थे, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर ले पाऊं। फिलहाल कहानी ज्यादा लंबी ना खींचते हुए मैं डायरेक्ट वहीं से फिर से शुरू करता हूं जहां से कहानी को हम छोड़कर आए थे। दोस्तों दरअसल कहानी की शुरुआत होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है, जिले का ही एक गांव होता है छोटा सा। उस छोटे से गांव में एक किसान मजदूर परिवार रहा करता था। किसान इसलिए कि इस परिवार के पास खेती बाड़ी के लिए अपनी खुद की जमीन नहीं थी, लेकिन ये दूसरों के खेती में अपना जो भी लीज पर लेते हैं, जो भी आधा हिस्सा देते हैं फसल का, उस तरीके से किसान परिवार काम करता था। किसान परिवार के जो घर का मुखिया था, जिसका नाम था जसवंत, और उसकी पत्नी का नाम था ममता। जसवंत और ममता जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन जसवंत और ममता के दोनों के अभी शादी के कई साल गुजर चुके थे, लेकिन दोनों की कोई संतानें नहीं थी। यानी दोनों संतान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, और बहुत सारे लोग उनको मिन्नतें मांगने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बताते, और जो जहां भी बताता वो लोग श्रद्धा के साथ वहां पर जाते और भगवान से एक ही स्वर से प्रार्थना करते कि भगवान अगर मेरी ये बात आपने सुन ली, भगवान मेरा अगर ये मान रख लिया, भगवान मुझे बस इतना ही दो कि मुझे एक संतान दे दो। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगा और समाज के लोग, गांव के लोग, अब समय ऐसा आ गया जब लोग जसवंत और ममता को ताने देने लगे और लोग कहने लगे कि अब इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, इन्हें अब संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समाज वाले बहुत हंसते थे इन लोगों पर, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार ईश्वर देर में देता है और दुरुस्त देता है। इनके साथ भी ऐसा हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद उम्र इनकी ज्यादा हो गई थी, लेकिन जसवंत को पता चलता है कि ममता जो है उसकी पत्नी वो गर्भवती हो चुकी है। और इसके पहले जसवंत लोगों की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि वो नशे का आदी हो जाता है, शराब वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में पीने लगता है। ममता उसे बार बार रोकती है कि तुम ऐसा मत करो, अगर संतान नहीं हो रही है तो तुम अपना जीवन क्यों दांव पर लगा रहे हो। लेकिन वो लोगों की कही गई बातों पर का, मोहल्ले के जो लोग थे, उसके साथ बैठने वाले लोग थे, उनकी कही गई बातों का उसके दिल पे बहुत ज्यादा असर होता है। अतः वो शराब का सेवन करने लगता है। लेकिन जब ममता गर्भवती होती है, उसकी पत्नी गर्भवती होती है और वो बताती है कि वो गर्भवती हो चुकी है, तब उसके पति जसवंत के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जसवंत अब उस स्टेज पर आ चुका था जहां पर उसे शराब की पूरी तरीके से लत लग चुकी थी। अब जब उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, तो वो खुशी खुशी में पीने लगता है, और इतना ज्यादा पीने लगता है कि उसे समाज में लोग पियक्कड़ के नाम से जानने लगते हैं। जहां भी देखो, जिस दिन भी देखो, सुबह से शाम हमेशा टल्ली स्थिति में ही रहता था। उसकी पत्नी उसे ममता बार बार समझाती, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता था। इधर स्थिति ये आ चुकी थी कि ममता के बच्चे का दिन अब नजदीक आ रहा था, और धीरे धीरे जब 9 महीने का वक्त पूरा होता है तो पता चलता है कि अब उसे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। लोग, पड़ोसी लोग उसे ले जाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद जसवंत को जब ये पता चलता है कि उसे बेटा हुआ है, तो जसवंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अभी जैसे तैसे इस बच्चे को दुनिया में आए महज 10-12 दिन ही हुआ था, जिस बच्चे का नाम रखा जाता है आकाश। आकाश 10-12 दिन हुआ था धरती पर आए आकाश को, और आकाश के पिताजी यानी कि जसवंत की तबीयत बहुत तेजी से खराब हो जाती है, और फिर उसे गांव के कुछ लोग मिलकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल इन्हें बहुत ही असाध्य बीमारी हो गई है और ये चंद दिनों के मेहमान और हैं धरती पे। और देखते देखते चंद दिनों बाद आकाश के पिताजी का, यानी ममता के पति जसवंत का देहावसान हो जाता है। और जब ये देहावसान होता है तो मानो जैसे ममता के सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ आ चुका हो, जैसे कि दुखों का पहाड़ टूट चुका हो। जैसे तैसे वो अपने गोद में बच्चे को लिए अपने पति का अंतिम संस्कार करती है, और उसके बाद उसकी जंग शुरू होती है समाज में रहने वाले लोगों से। अब वो देखती है कि समाज में जितने लोग हैं वो लोग उसे कुछ दिन तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन
कुछ दिन बाद ही लोगों का गिरगिट की तरह रंग जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। फिलहाल कुछ जो सेविंग, कुछ जो बचत जसवंत ने कमाकर अपनी पत्नी को दी थी, उससे वो अपना काम चलाती है। और जब उसे लगता है कि अभी बेटा छोटा है, उसे इतना दिन बाद संतान की प्राप्ति हुई थी, तो वो खुश थी। लेकिन पति के जाने का जो गम था वो बेटे के पैदा होने की खुशी से कहीं ज्यादा था। बेचारी बहुत हैरान परेशान हो जाती है, और जब उसके पास जो उसके पति ने कुछ कमा कर, कुछ बचा कर रखा था, वो पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर वो बगल में ही अपने किसी आस पड़ोस, किसी रहने वाले धनाढ्य परिवार के पास, जिनके पास पैसे हों, उनके यहाँ झाड़ू पोछा का काम करने लगती है। और झाड़ू पोछा का काम करते करते उसकी आजीविका धीरे धीरे चलने लगती है। और इधर आकाश, उसका बेटा, पढ़ाई में ठीक ठाक होता है और वो बड़ा हो जाता है, 5 साल का हो जाता है। अब उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है। अब धीरे धीरे समय को मानो पंख से लग गए हो, समय जैसे उड़ता जाता है। समय कब धीरे धीरे बीत जाता है ये ना आकाश को पता चलता है और ना ही उसकी माँ ममता को पता चलता है। ममता लेकिन जब 3-4 घरों में काम करती थी, उसके बाद सुबह बेटे को नहलाना, धुलाना, तैयार करना और फिर उसे स्कूल छोड़ना, और बगल के जहाँ पे वो काम करती थी वहीं कुछ दूर पर ही एक अच्छा स्कूल, वहां से शाम को लेकर आना। एक दिन की बात है, आकाश पढ़ने गया था और जब वो वापस आ रहा था तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम मुझे स्कूल लेने मत आया करो, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो वो कहती है ऐसा क्यों? तो आकाश कहता है कि दरअसल माँ, लोग बहुत ज्यादा, जो मेरे साथ लड़के पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मजा लेते हैं मेरी, और कहते हैं तुम्हारी माँ तो मेरे घरों में पोछा वगैरह करती है। वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे समय बीत जाता है और आकाश को एक दिन स्कूल के जो टीचर होते हैं, क्लास के जो टीचर होते हैं, क्लास टीचर आकाश की माँ को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है। तो वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्लास टीचर कहते हैं कि आपका बेटा एक दिन नाम करेगा, और पढ़ने में जिस हिसाब से इसका रुझान है, जिस हिसाब से पढ़ाई करता है, उस हिसाब से लगता है कि आपका बेटा एक अच्छी रैंक पर, एक अच्छे ओहदे पर जाएगा। वो उन मास्टर साहब को बहुत धन्यवाद देती है और वापस लौट आती है अपने घर, अपने काम पर, जहां पर वो काम किया करती थी। अब बेटा शाम को फिर आता है और अपनी माँ से कहता है आकाश की माँ, तुम कल से मुझे लेने नहीं आओगी, अब मैं हाई स्कूल में पहुंच चुका हूं। लेकिन माँ को हमेशा एक डर लगा रहता था। माँ बाप जो होते हैं वो हमेशा डरते रहते हैं कि उनका बेटा कहीं गलत रास्ते पर ना जाए, क्योंकि बेटा आकाश अब जवानी की दहलीज पर था। ऐसे में माँ का पूरा कर्तव्य बनता था कि पिता नहीं था तो वो माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। ऐसे में ममता का फर्ज बनता था कि वो अपने बेटे की अच्छी तरीके से देखरेख करे, और ममता यानी कि माँ वही कर रही थी। अब स्थिति ये आ गई कि जब वो हाई स्कूल की परीक्षा आकाश उत्तीर्ण कर लेता है, बहुत ही अच्छे नंबर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आकाश के आते हैं। और जब सबसे ज्यादा नंबर आते हैं तो वो कहता है कि माँ, मुझे अब शहर जाना होगा एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए, और मुझे एक आईएएस बनना है, मुझे एक डीएम बनना है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनना है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम यहाँ पर किसी मिडिल फैमिली वाले, जहाँ पे मिडिल फैमिली के लोग, परिवार के बच्चे पढ़ाई करते हैं, बेटा वहां से इंटर की पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन तुम किसी अच्छे स्कूल में कर लेना। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मुझे अभी से नींव की ईंट जैसे होती है, नींव मजबूत करने के लिए माँ मुझे इंटर एक अच्छे स्कूल से करना होगा। तो वो कहती है कि ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हें मैं जो भी पैसा होगा मैं दूंगी। अब ममता जहां पर 4 घरों में काम करती थी, अपने बेटे को विदा करते वक्त अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम जाओ, मैं अब 8 घरों में काम करूंगी। और वो अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर 8 घरों में काम करने लगती है, और जो भी पैसा मिलता वो अपने बेटे की पढ़ाई पर लगाती। और फिर कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। और फिर आकाश अपनी मां की उन उम्मीदों पर खरा उतरता है। थम प्रयास में वो यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर देता है, प्री भी वो अच्छे नंबरों से पास होता है, मेंस भी, और इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन बन जाता है। अब वो एक आईएएस बन चुका था। आईएएस जैसे ही बनता है, उसकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर होता भी क्यों ना, ममता ने अपने लाडले बेटे को वो सारी सुख सुविधाएं दी, वो सारी परेशानियों से दूर रखा जो एक बाप रखता है। बाप का भी फर्ज निभाया था यहाँ माँ ने। माँ का सीना फूलकर चौड़ा हो जाता है, माँ खुशी के गर्व के मारे उसके आंसू निकलने रहते हैं, और बेटा फिर आता है और बेटा अपनी माँ को बधाई देता है।
अब उसके बाद वो ट्रेनिंग पर चला जाता है और जब ट्रेनिंग पर जाता है तो वहां उसकी एक लड़की से धीरे धीरे, वो भी आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी, दोनों की आपस में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाती है ये आकाश आईएएस को पता नहीं चलता और उस लड़की को पता नहीं चलता। दोनों ट्रेनिंग के बाद चुपके से बिना मां को बताए हुए ही शादी कर लेते हैं और जब दोनों शादी के दाम्पत्य सूत्र बंधन में बन जाते हैं तो वो उसी जिले की एक छोटी अधिकारी थी, हालांकि आईएएस थी लेकिन उस पद पर नहीं थी। दोनों शादी कर लेते हैं और फिर अचानक से एक दिन वो लड़की पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। शादी के पहले ही ये क्वेश्चन उसने किया था। तो आकाश कहता है कि मैं अनाथ हूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अब ये बात वो समझती थी, जानती थी कि आकाश बहुत ही नेक दिल का इंसान है लेकिन ये अनाथ है। खैर जैसे तैसे दोनों की शादी हो जाती है, दोनों को बंगला अलाट हो जाता है, दोनों एक ही बंगले में रहने लगते हैं, दोनों का जीवन अच्छी तरीके से चलने लगता है और फिर कुछ दिन बाद ही आकाश को एक संतान, एक बेटे की एक और कुछ दिन बाद ही आकाश को एक पुत्र की यानी कि एक बेटे का जन्म होता है। आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं था और ये बात धीरे धीरे उसकी माँ को पता चल जाती है और जब माँ को पता चलती है तो माँ तब तक बूढ़ी हो चुकी थी, उसे आंख से सही से दिखाई भी नहीं देता था। वो जब पता चलता है कि आज वो पोते वाली बन चुकी है, कितना संघर्ष किया था उसने, तो वो जैसे तैसे ट्रेन पकड़ के और उसके पास उसके बेटे के बंगले का एड्रेस था, वो वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जो गार्ड होता है उससे बुलवाती है और फिर डीएम साहब की पत्नी आती हैं, फिर कुछ देर बाद डीएम साहब आते हैं। डीएम साहब, अब स्थिति वो आ चुकी थी कि वो गार्ड से उसकी माँ एक पत्र लिखवाती है और पत्र, मैंने उस पत्र का जिक्र कहानी के पहले भी आपसे किया था। तो वो पत्र जो है गार्ड से कहती है कि इसको मेरे बेटे को दे देना, जब भी मेरा बेटा फ्री हो तो उसे दे देना। वो कहता है कि ठीक है और फिर डीएम साहब शाम को जैसे ही आते हैं वो गार्ड वो पत्र पकड़ाता है और कहता है कि साहब, जब एक बुढ़िया जो आई थी, एक बुजुर्ग जो कह रही थी कि वो आपकी माँ है, उन्होंने ये पत्र दिया है। अब डीएम साहब बिना मन के उस पत्र को अपने पास रख लेते हैं, पैंट की पॉकेट में डाल लेते हैं और फिर सीधा अंदर चले जाते हैं। फिर भूल जाते हैं उस पत्र को पढ़ना डीएम साहब और फिर शाम का खाना वगैरह होता है। फिर जब वो कपड़े चेंज करने के लिए अपना कपड़ा चेंज करते हैं तब भी उन्हें याद आ जाता है कि उनकी माँ ने, क्योंकि उन्हें पता था वास्तव में कि वो उनकी माँ ही है, तो एक पत्र दिया था लेकिन उसको इग्नोर करते हुए जैसे वो पैंट टांगने चलते हैं, वहां पर बने जो भी पैंट को जहां टांगना था वहां जैसे ही टांगने चलते हैं, पैंट से अचानक वो पत्र गिर जाता है और जैसे ही वो पत्र गिरता है उनकी पत्नी रहती हैं, पत्नी जो है वो उस पत्र को तुरंत ही उठाती हैं और पढ़ती हैं। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी संघर्षों से, कितनी मेहनत करके, तुम्हारे पिता के ना रहने के बावजूद भी बेटा मैंने तुम्हें पूरा प्यार दिया और इतना संघर्ष किया कि 8-8 घरों में लगातार मैंने खाना बनाया और तुम उन संघर्षों को भूल गए। आज मैं जब सही से आंखों से देख भी नहीं सकती हूँ, अपने पैरों पर सही से चल नहीं सकती हूँ, ऐसी स्थिति में तुम्हें आगे बढ़कर मेरा सहयोग करना चाहिए, लेकिन तुम ना बात करते हो और ना मुझसे मुलाकात करते हो, ना गांव कभी आते हो। और सारी बात तो बेटा छोड़ दो, आज मुझे बहुत बुरा लगा कि जब मैं तुम्हारे पास मिलने आई मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं पोते वाली बन गई हूं और तुमने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, ये समय है, समय बदल कर जरूर आता है। बेटा एक बार तनिक अपने बारे में सोचना कि अगर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे बुजुर्ग होने के बाद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये पत्र डीएम साहब की पत्नी साहिबा जब पढ़ती हैं उनकी आंखों से आंसू आने लगता है और उसके बाद वो अपने पति से, डीएम साहब से पूछती हैं कि वो जो बुजुर्ग आई थी वो वास्तव में तुम्हारी माँ ही थी ना। डीएम साहब डरते डरते सारी स्थिति बताते हैं कि हाँ मेरी माँ थी, उसने बहुत संघर्षों के बाद मुझे पाला। तो पूछती है कि तुमने फिर मना क्यों कर दिया गार्ड के सामने कि नहीं ये मेरी माँ नहीं है, मैं तो पहचानता ही नहीं हूं। डीएम साहब बताते हैं कि दरअसल मैं अपने उस झूठ को छुपाने के लिए, जो तुमने ट्रेनिंग के समय जब तुम्हारी दोस्ती हुई थी तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं अनाथ हूं, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तो मुझे लगा कि तुम उस बातों से गुस्सा हो जाओगे और हमारा तुम्हारा संबंध जो है वो विच्छेदन हो जाएगा या हमारे तुम्हारे संबंध में उस एक झूठ के वजह से तकरार बढ़ जाएगी।
और इनका क्या, ये तो माँ है, इनको अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो ये चली जाएंगी। साहब की पत्नी महोदया काफी उनको समझाती हैं कि कोई बात नहीं, माँ हमेशा माँ होती है और माँ का कहना सही है कि अगर कल को हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। डीएम साहब को बातें समझ में आ जाती है। डीएम साहब पूरी रात रोते हैं कि उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई। वो अपने आप से माफी मांगते हैं और अगले दिन ही अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसा है कि हमें गांव चलना है। उनकी पत्नी भी अगले दिन सुबह तैयार होती हैं और फिर अपनी कार से उस गांव जाती हैं। अच्छा, उस गांव जब पहुंचती हैं तो उसके पहले वो माँ चूंकि बुजुर्ग हो चुकी थी तो कई लोगों से कहती थी कि मेरा बेटा डीएम है, मेरा बेटा मेरा बेटा कलेक्टर है, मेरा बेटा तो पूरे जिले का मालिक है। तो गांव के लोग कहते थे कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, एकदम से पागल हो गई, इसका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन डीएम साहब जब उस दिन गांव पहुंचते हैं, लोग हाव भाव गाड़ी वगैरह गार्ड वगैरह देखते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि लगता है कि इसका बेटा वास्तव में आईएएस है। और फिर वो बेटा पूरे गांव वालों को बताता है कि वो इस बुजुर्ग महिला का बेटा है। गांव वालों को लगता है कि वो महिला मानसिक विक्षिप्त नहीं थी, वो महिला पागल नहीं थी, पागल तो हम लोग थे जो उसे कमतर आंक रहे थे। अब डीएम साहब और उनकी पत्नी दोनों बहुत ही प्यार करते हैं। वो भी बुजुर्ग महिला ममता जब अपने हाथों में अपने पोते को लेती है तो उसे खूब सारा प्यार करती है और खूब सारा दुलार करती है। डीएम साहब बहुत रोते हैं, गले से लगाते हैं माँ को कि माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने जो तुम्हें पहचानने के लिए मना कर दिया। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी कहानी। दोस्तों, पूरी कहानी आपको कैसी लगी? पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आप पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से देख रहे थे? ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बता दीजिएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।